हेलो गाइज, हेलो। ध्यान से आज हम शुरू कर रहे हैं अगला वीडियो। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है ये छोटे छोटे 5 टॉपिक हैं। पहला है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा स्वरूप है तथा इसकी आवश्यकता, इसकी का मतलब रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। दूसरा है रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, अगर इसकी आवश्यकता है तो ये कहते किसे हैं। तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण जब हम समझ गए तो उसको लिखते कैसे हैं। संतुलित और असंतुलित यानी कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के माने गए हैं 10th क्लास में। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा बतानी है और पहचान बतानी है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे 5 पॉइंट हैं, पहले इनको आराम से धीरे धीरे एक एक करके आप समझेंगे। तो सबसे पहला है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा स्वरूप है। तो रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रिया का सूक्ष्मतम स्वरूप है, शॉर्ट हैंड रूप है। ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो कि एक विस्तारित रूप है, क्योंकि पिछले वीडियो हमने मैग्नीशियम का दहन समझा था, उसमें आपको बताया गया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, मैग्नीशियम को जलाना होता, फिर कई कार्य होते, तो वो विस्तारित रूप है। यानी कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं वो एक विस्तारित रूप हो गया। कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं प्रयोगशाला में जाकर के तो विस्तारित रूप होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण उसका लघुत्तम यानी कि लघुत्तम का मतलब सूक्ष्मतम यानी कि शॉर्ट हैंड क्या है, स्वरूप है। फिर इसकी आवश्यकता हुई क्यों। रासायनिक अभिक्रिया बढ़िया कर लेते हैं लोग बाग, फिर भी रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी कार्य को विस्तार से लिखें और उसे सूक्ष्मतम रूप में लिखें तो सूक्ष्मतम रूप में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे आज हम शॉर्ट में कहते हैं महेश चंद सिंगल की जगह MC सिंगल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई कार्य है तो शॉर्ट में कहा जाता है कि आप 2 किलो आलू की संख्या 2 किलो, किसी के नग 4 किलो 4 नग। तो इस प्रकार से हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है। उसकी आवश्यकता हो रही है रासायनिक समीकरण की, किस लिए, इसलिए क्योंकि उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। अगर हमें कोई सूक्ष्मतम रूप में बताए तो हम उस विस्तारित रूप से सूक्ष्म रूप में ज्यादा मात्रा में उस कार्य को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, इस बात को समझेंगे। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतीकों में, प्रतीक समझते हैं, प्रतीक का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का प्रतीक H है, मान लीजिए क्लोरीन का प्रतीक है Cl, सोडियम का प्रतीक है Na। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम कर रहे हैं, जो जो पदार्थ हम काम में ले रहे हैं, जो जो पदार्थ बन रहे हैं यानी कि उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, उनको प्रतीकों के रूप में, सूत्रों के रूप में, सूत्र जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आप कह सकते हैं जल का सूत्र H2O, सूत्रों के रूप में निरूपित करना, प्रदर्शित करना, लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप समझ गए होंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में, सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। छोटी छोटी परिभाषा। अब बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं। ये चीज हमें आज सबसे पहले सीखनी है कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल जो लिया था वही ले लेते हैं, मैग्नीशियम का दहन। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे मान लो मैग्नीशियम जो रिबन जैसा है,
कैसा है? रिबन जैसा, फीते जैसा। दहन करने के लिए क्या ली गई? ऑक्सीजन। कहां से आई? वायु से। कहां से आई? वायु से। जलाने के लिए थोड़ी सी क्या दी गई? हीट, ऊष्मा। बना क्या था? सबको पता है, राख बनी थी। किसकी बनी थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑक्साइड, ऑक्साइड। सफेद चूर्ण या श्वेत चूर्ण पाउडर, ये बनी। अगर हम प्रयोगशाला में उस कार्य को कर रहे हैं, उसको विस्तारित रूप से करते कि ये लिया, पहले मैग्नीशियम रिबन लिया, फिर हमने उसको ऐसे हीट दी थी, वायुमंडल से ऊष्मा ली थी, और कहने का मतलब तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो उसको लंबा विस्तारित रूप हो जाता। इसे हमने शॉर्ट में शब्दों के रूप में लिख दिया। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वायु से आई थी, जलाने के लिए ऊष्मा ली थी, जलाने के बाद श्वेत चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये बन गया शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। सबसे पहले आपको जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जो भी आप नया पदार्थ बनाने के लिए क्रिया कर रहे हैं, उसको शब्दों के रूप में निरूपित करेंगे। शब्दों के रूप में निरूपित करना शब्द समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में निरूपित करना है? शब्दों के रूप में। जो जो चीज ली है वो कहलाता है शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण से क्या बनाना है? हमने शब्द समीकरण से बनाना है हमें रासायनिक समीकरण। तो हमें इनके क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए, सूत्र चाहिए। तो देखिए कैसे बनते हैं। तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो है Mg, मैग्नीशियम Mg, प्लस ऑक्सीजन जो वायु से मिली है O2। क्योंकि ये जो सूत्र है वो फिक्स होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। इनके परमाणुओं की संख्या को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 ही लिखेंगे, ना O3 लिखेंगे, ना O लिखेंगे। ऑक्सीजन एक गैस है, प्राणवायु गैस है, जलाने के लिए काम आती है, तो इसको O2 ही लिखेंगे। मैग्नीशियम का सूत्र है तो इसको Mg ही लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? तो 9th क्लास में आपने कुछ सूत्र बनाने के लिए मूलक पढ़े होंगे जो चैप्टर में थे। जैसे मान लो मैं यहां बता देता हूं, Mg+2 मैग्नीशियम ऑक्साइड O-2, ये याद किए होंगे आपने। यानी कि इनकी जो वैलेंसीय संयोजकता होती है, जब हम किसी यौगिक का सूत्र बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर इनकी संख्या बराबर है तो एक तरह से नीचे काट लीजिए, यहीं कट गई, तो कुल मिलाकर के सूत्र बन गया Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यानी कि Mg+O2 MgO क्या बन गया? एक रासायनिक समीकरण। तो कैसे लिखते हैं अब ये समझना है। तो आपको बता दिया गया था कि मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन जो हमने अभिकारक के रूप में काम में ली थी, उन्हें तीर के चिन्ह के पहले लिखना है LHS। यानी कि अभिकारकों को हमसे पूछा जाए कि भाई रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं बताइए, तो आपको 3 पॉइंट तो आपको बता रहे हैं। अभिकारकों को, जो अभिकारक हैं Mg और O2, तो जो अभिकारक हैं उनको अपन LHS की तरफ रखेंगे, जबकि उत्पाद जो बने हैं वो रखेंगे RHS की तरफ। इनके बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाएगा, जो तीर के चिन्ह का अग्रसिरा निर्दिष्ट करेगा किसकी तरफ? एक तरह से उत्पाद की तरफ, जो बताएगा कि जे अभिकारक इस उत्पाद को बना रहे हैं। अगर तीर का चिन्ह उल्टा लग गया तो गलत हो जाएगा, फिर तो ये इसका मतलब ये निकलेगा कि MgO Mg+O2 बना रहे हैं, जो कि गलत है।
तो कुल मिलाकर के आपने ये देख लिया कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण के लिए आपको शब्दों के प्रतीक और सूत्र लिखने हैं, जो उत्पाद काम में आए हैं वो, और जो अभिकारक लिए गए हैं उनको किसके रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये हम सीखेंगे। तो अब यार हमने एक समीकरण लिखा था, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, Mg प्लस O2 MgO। एक तो ये, इसके नीचे दूसरा लिखते हैं एक और, जिंक, जो आपने पिछली वीडियो में बताया था, जस्ता प्लस तनु सल्फ्यूरिकम, और बना था ZnSO4 प्लस H2। ये इन दो समीकरणों में हम पहले देखेंगे कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित है, फिर इसकी परिभाषा भी समझेंगे। तो देखते हैं, ये कौन थे, अभिकारक, ये कौन है, उत्पाद। ऐसे इसमें Zn प्लस H2SO4, ये दोनों ही अभिकारक हैं। ZnSO4 प्लस H2 कौन है, उत्पाद है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें देखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनकी संख्या, उत्पादों में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या। कौन कौन से परमाणु हैं वो इधर लिख लेंगे। तो इधर दो तरह के परमाणु हैं, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की संख्या इधर कितनी है, 1 अभिकारक में। इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 उत्पाद में। ऑक्सीजन की दर कितनी है परमाणुओं की, 2। इधर ऑक्सीजन की कितनी है, 1। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें भी अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या और नाम। तो सबसे पहले इसमें एक तो Zn है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन। अब आप देखेंगे अभिकारक में कैसे था। अभिकारक में Zn कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। उधर देखते हैं Zn उत्पाद में कितने हैं, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। हाँ, हाइड्रोजन देखना है पहले। Zn 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब हमें चेक करना, पहले समीकरण को, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करें। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1, उत्पादों में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी है 1। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारकों में परमाणुओं की 2, लेकिन इधर उत्पादों में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक हैं उनमें किसी ना किसी एक या एक से अधिक परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में किसी ना एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर अलग है तो फिर वो कैसा समीकरण कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग होने के कारण ये जो समीकरण है वो कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये असंतुलित है।
असंतुलित। असंतुलित इसको देखते हैं। Zn की अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, उत्पादों में भी 1 है। हाइड्रोजन की 2 है, उत्पादों में भी 2 है। सल्फर की अभिकारकों में 1 है, उत्पादों में भी 1 है। ऑक्सीजन की अभिकारकों में 4 है, उत्पादों में भी 4 है। यानी कि सभी परमाणु जो विभिन्न प्रकार के दोनों तरफ हैं, अभिकारक और उत्पादों में, उनमें परमाणुओं की संख्या समान है, एक भी अलग नहीं है। तो ऐसे समीकरण कौन से कहलाएंगे? संतुलित समीकरण कहलाएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और असंतुलित की परिभाषा कैसे बनती है, इन्हीं उदाहरणों से समझ लीजिए। तो समीकरण तो ये दोनों है ही है। ऐसे रासायनिक समीकरण, देखो ऐसे रासायनिक समीकरण चाहिए ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु, जिसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, इसमें 4 प्रकार के परमाणु हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु किधर? अभिकारकों और उत्पादों में। यानी कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, अगर उनकी संख्या बराबर नहीं है, किसी एक की भी बराबर नहीं है, तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन यदि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है, जैसे इसमें समान है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण 2 प्रकार के हुए, संतुलित और असंतुलित। अब बात आती है इस प्रश्न की। हम आगे कई ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आती है इस पॉइंट की कि हम असंतुलित रासायनिक, संतुलित है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित करते क्यों हैं? किताबों में, पेपरों में 2-3 नंबर के अवश्य ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण दिए हुए होते हैं और हमें उन्हें संतुलित करना होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित पहले करते क्यों हैं, फिर करते कैसे हैं, वो अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिए, अभी याद असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा था? Mg प्लस O2 बना क्या था? MgO। कैसा समीकरण था जी? असंतुलित। संतुलित के बाद कैसा आया था? संतुलित के बाद अपन ने ये बनाना था, तो अपन संतुलित करना बताएंगे, तो ऐसे आएगा ये 2Mg बनाना बता देंगे प्लस O2 2Mg, ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित संतुलित कैसे करते हैं ये बताया जाएगा अगले वीडियो में। अभी तो क्यों करते हैं, असंतुलित को संतुलित किया क्यों? अगर हम ऐसे ही पेपर में छोड़ जाएं तो क्या गलत होगा? वास्तविक गलत होगा। हमें लिख के कैसे आना है? ऐसे आना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है। तो देखिए, मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल दे देता हूं, फिर आप इसको समझिए। देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक शब्द है, फिजिक्स का है, वैसे केमिस्ट्री में भी आता है। द्रव्यमान का अर्थ सामान्य भाषा में होता है अपने, यानी कि वजन से, सामान्य भाषा में। अब हमें अभिक्रिया कैसे की थी? कोई पदार्थ लिए काम में, उनसे एक नया पदार्थ बन गया, एक से ज्यादा भी बन गए। अब मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, आज फिर दे देता हूं। आपने कोई चीज, जैसे मैंने उसने बताया था बेसन के लड्डू बनाए आपने, और बेसन के लड्डू बनाने के लिए या बूंदी के लड्डू बनाने के लिए आपने, मान लीजिए मैं यहां पर लिख के बताता हूं, 2 किलो बेसन लिया, उसमें 3 किलो चीनी ली, या 2 किलो ही मान लो चीनी ली, 2 किलो या 1 किलो घी लग गया, अनुमानित घी लग गया,
इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो अभी आपने डाले वो अलग बात है, लेकिन ये सभी चीजें आपने डाली। तो ये कौन है? अभिकारक, यानी कि ये सभी चीजें। आपकी क्या इच्छा होगी? आपकी इच्छा होगी कि आपने जो द्रव्यमान है वजन लिया है वो हो गया आपका 2, 3, 5 और 7 किलो। तो लड्डू कितने बनने चाहिए भाई? 7 किलो। लड्डू भी कितने बनने चाहिए? 7 किलो। 7 किलो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 7 किलो से कम बनते हैं, 7 किलो से या ज्यादा बनते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वो समीकरण संतुलित नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। क्या गलती हुई है? बस यही ये समझना है। क्यों? क्योंकि जितना वजन हमने अभिकारकों के लिए लिया है उतना ही द्रव्यमान अर्थात वजन उत्पादों के रूप में बनना चाहिए। ये क्या कहलाता है? तो 9th का एक टॉपिक था, आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहले हम इसको बता देते हैं फिर समझेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान का मतलब सामान्य भाषा में मैंने भी बताया था वजन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहलाता है कि ना तो पदार्थ यानी पदार्थ का वजन, ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है ना ही पदार्थ नष्ट होता है। उत्पन्न होने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? यानी कि जो प्रोडक्ट बना है आपका, उत्पाद बना है, वो अधिक नहीं बन सकता। ऐसे थोड़ी है कि हमने 7 किलो चीजें ली थी और 9 किलो बन जाएंगी, 8 किलो बन जाएंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अर्थात इसका मतलब है ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है यानी उसका सृजन होता है, सृजन माने नया बनता है, एक्स्ट्रा बनता है, और ना ही उसका विनाश होता है। विनाश का मतलब नष्ट होना। अर्थात अगर हम 7 किलो लेते हैं तो 6 किलो 5 किलो ऐसा भी नहीं घुसना चाहिए, अर्थात ऐसा भी नहीं रह सकता। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अर्थात हमने जितना पदार्थ लिया है बनना भी उतना ही चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो प्रश्न आता है कभी 1 नंबर का छोटा सा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो एक लाइन का जवाब देना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट हो सके। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कैसे हो रही है। तो 9th क्लास में आपने कुछ तत्वों के द्रव्यमान याद किए होंगे, जैसे मैं बता देता हूं, आपका हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का आपका 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऐसे हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण मैंने जो लिखा है उसी के आधार पर हम समझते हैं। मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और मैग्नीशियम का द्रव्यमान है 24। तो हम ये मान के चलते हैं कि 24 ग्राम तो आपने मैग्नीशियम लिया, 24 ग्राम क्या लिया? मैग्नीशियम, जो अभिक्रिया कराई तब, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 1 परमाणु का 16 ग्राम। तो आपने ये मान के चलिए 16 × 2 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम के 24 ग्राम को जलाने के लिए आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन का उपयोग किया। इसका मतलब टोटल वजन इसका किसका? यानी कि अभिकारकों का टोटल वजन कितना हो गया? 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि 56 ग्राम। यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 56 ग्राम। एमजी का कितना था भैया? 24 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना था? 16। चूंकि इसमें एक ही परमाणु है तो 16 ही लिखेंगे। कितना हुआ? 6 और 4 10, 2 और 2 4, 40 ग्राम। यानी कि इस आधार पर हम समझें तो ऊपर वाली जो असंतुलित समीकरण है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है, इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि 56 ग्राम तो हमने लिए थे अभिकारक और बने कितने थे उत्पाद? 40। क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए?
बराबर होना चाहिए। अब नीचे के समीकरण को देखते हैं संतुलित होने के बाद। Mg का कितना था 24, तो 2 × 24 48 प्लस ऑक्सीजन का कितना था 16 × 2 32 ग्राम। टोटल कितना हो गया 8 तो 10 4 4 80 ग्राम। यानी कि जो संतुलित समीकरण है उसमें हमारे जो अभिकारक हैं उनका वजन होता है, द्रव्यमान होता है, कहने का मतलब है 80 ग्राम। इधर देखते हैं Mg का कितना है 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, इसका कितना है 2, यानी कि 2। इसका मतलब होता है MgO कितनी बार है 2 बार। 2 × 4 और 6 10 और ये 40, तो 40 × 80। यानी कि अब किसका पालन हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो गया। तो कोई हमसे पूछ लेता है कि सर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए। और कैसे करते हैं तो ये आपको मैंने समझा दिया था। हालांकि ये चीजें अब आपके 10th क्लास में ये नहीं आएंगी, यानी कि जो संख्या वगैरह जो है वो अब नहीं आएंगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको रटना नहीं, कंसेप्ट क्लियर कराना है। मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, मेरी मेहनत, आपकी तैयारी, ये दोनों अगर हो जाते हैं तो टॉप बनने से कोई नहीं रख सकता, ना रोकेगी दुनिया सारी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेहनत तो मैं करूंगा, हर चीज आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, लेकिन तैयारी आपको करनी है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, असंतुलित रासायनिक समीकरण को। ये तो हो गया। अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे समीकरण संतुलित किए कैसे जाते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है। ये सारी बातें अगली वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हाँ जी, आज हम सीखेंगे समीकरण संतुलित करना, यानी कि जो असंतुलित समीकरण है उनको संतुलित करना। सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि से संतुलित करते हैं। तो उत्तर है, आपका जवाब है हिट एंड ट्रायल विधि, हिंदी में अनुमान विधि भी कहते हैं। अनुमान का मतलब हो गया अनुमान, यानी कि अपने अनुमानित तरीके से। ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है। पेपर में 3 नंबर की करीब कभी कभी आ जाती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए संतुलित करते कैसे हैं इसको अच्छी तरह समझना है, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि ये बनते कैसे हैं, समीकरण को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको कुछ मूलक 9th क्लास में दिए गए, वो याद करने हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन है, इससे जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही द्विपरमाणु अणु हैं, यानी कि आप अगर ध्यान रहें तो पूरी उसमें आपको याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये। और एक ATP होता है वो भी, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो ये तो है ही है। और इसके अलावा H2 भी है, O2 भी है, N2 भी है, ये भी है। तो ये तो आपको याद रखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि फिर कल बाहर आई एंटी। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सभी द्विपरमाणु अणु हैं, अर्थात इनका जो फॉर्मूला बनता है अकेला तत्व के रूप में तो ऐसे ही बनता है F2Cl2, Br2, I2, H2O2, N2। तो इसलिए हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखा जाता है अकेला। कभी भी हाइड्रोजन अकेला लिखा जाएगा तो H2 के रूप में लिखना है आपको, तो और ऑक्सीजन को भी O2 के रूप में लिखना है। और जल का सूत्र तो आप जानते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है। तो ये समीकरण तो सरल है। ये कैसे बना इसको समझते हैं। तो आपने ये Fe जानते हैं, आयरन को बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं। इस लोहे का जो मूलक है इसकी वैलेंसी है वो 2 है, एक तो Fe+2 और एक Fe+3। लोहा जल के साथ क्रिया नहीं करता, ठंडे जल के साथ नहीं करता, गर्म के साथ नहीं करता। ये आपको तीसरे चैप्टर में समझ में आएगा।
लेकिन अभी हाल आपको बता देते हैं अभी कि लोहा कैसी जल के साथ, भाप के साथ क्रिया करता है। ये भाप है, पानी की भाप, प्रयोग द्वारा भी आएगा उसमें, तब समझेंगे। और वहीं इस समीकरण को और विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी हाल हम इसको बनाना बता रहे कि बना कैसे। तो ये आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, इसका प्रतीक है Fe। जल की कौन सी अवस्था, भाप, वाष्प, उनके साथ ये क्रिया करता। तो F की दो वैलेंसी होती है, Fe+2 और Fe+3, यानी कि आयरन की सेकंड, आयरन थर्ड। जल की जो भाप है, जल कैसे बनता है, तो जल के दो सूत्र बनते हैं। एक तो जल H+OH आयनों के रूप में पाया जाता है, और मूलक की बात करें तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो दो चीजों में टूटता है, H+O-2, क्योंकि जो सूत्र बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, H+O-2। तो ये प्लस वाले हैं, वो किससे क्रिया करेंगे, दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और ये मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था, हाइड्रोजन जब अलग हो जाता है तो H2 बनता है। ये कैसे बना, इसको समझना है। तो Fe+2 और O-2, Fe+2 O-2 सूत्र कैसे बनते हैं बता दिया था। एक सी संयोजकता होती है, कट जाती है, FeO। एक तो ये बना। Fe+3 O-2, इसमें कटेगा नहीं कुछ भी, तो सब जानते हैं विपरीत उसमें चली जाती है वैलेंसी, तो इसका सूत्र बनेगा Fe और 2 नीचे आ जाएगा, O3, Fe2O3। Fe कितने हो गए, 2 और 1 3, O कितने हो गए, 3 और 1 4, कौन बन गया, Fe3O4। इसको बोलेंगे कैसे, किस किस से बना था ये, आयरन सेकंड से और थर्ड से, तो इसको बोलेंगे आयरन सेकंड थर्ड, और दोनों के साथ क्या लिया था हमने, ऑक्साइड, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बना। तो पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर नीचे। सबसे पहले आप समीकरण संतुलित कैसे करते हैं ये समझना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा बता भी दिया था कि अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो सरल सी विधि है, आपको डायरेक्ट करनी है, क्योंकि पेपर में विस्तार से आते नहीं है, फिर भी मैं इसका एक विस्तारित रूप बता देता हूं, फिर डायरेक्ट करते हैं। चलो, तो ये तो हो गए परमाणुओं की संख्या। ये कौन है इधर, अभिकारक, ये कौन है, उत्पाद। तो अभिकारक कौन है, ये कौन है, उत्पाद, उत्पादों में। परमाणु कौन है, परमाणु का नाम नहीं, प्रतीक। तो दो तरह के परमाणु, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो ही तो है हाइड्रोजन। अब हमें अभिकारकों में देखने, तो हाइड्रोजन अभिकारकों में कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने अभिकारकों में, दो ही। उत्पादों में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हैं। अब ये सब पता चल गया होगा, इसको देख करके जो पूछ रहे कि संतुलित है का संतुलित, तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये इनका संतुलित है। लेकिन अब संतुलित कैसे करें, तो साफ साफ दिख रही है, जिधर संख्या कम है, तो संख्या उत्पादों में कम है, किसकी कम है, ऑक्सीजन की। इसमें कितनी है, दो है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दो का मल्टीप्लाई करना। तो कितनी बढ़ाना है, दो बढ़ाना है, यानी कि उत्पादों में इसमें जो सूत्र है उसमें दो बढ़ाना, लेकिन नीचे नहीं, कहां बढ़ाना है, पूरे सूत्र के सामने, क्योंकि सूत्र को बदला नहीं जा सकता। सूत्र बदल देंगे तो वो जल का ही सूत्र नहीं रहेगा। अगर मैंने इसमें नीचे 2 लगा दिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं, H2O का सूत्र चेंज नहीं करना है, अपन को संतुलित करते समय पूरे सूत्र के या प्रतीक के आगे संख्या लगानी। अब आपको दोबारा चेक करना है, अब देखना है हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो क्या करना है आपको, हमें इधर कम है, तो हाइड्रोजन अभिकारकों में कम है, और कितने हैं, 2 2 4, 4 है, 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर के हमें
हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो जब 4 होंगे आगे लगाना है, चेक करना है। अभिकारक में अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उत्पादों में हाइड्रोजन कितने हो गए? अब उत्पादों में हाइड्रोजन करने हैं तो 2 दूनी 4, अपने आप ऑटोमेटिक हो गए 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के नीचे कैसे करते हैं सरल? तो नीचे अपने आप कुछ नहीं, तो 1 का सामने वाली संख्या से गुणा करना है, 2 एकम 2 बराबर हो गए। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं। अब इनको हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे करने तो आएंगे नहीं, डायरेक्ट करने हैं। देखो ठीक, अब देखिए आप ही समझिए, रूल से लिखना है जिससे आपको कॉपी में बार बार खराबी नहीं हो। रूल से लिख लीजिए, आप उसको जवाब में लिख लीजिए, फिर फेयर में लिख लीजिए। एफी कितनी है? 1। एफी कितनी है इधर? 3। किधर करनी है? इधर करनी है, हम इधर ही तो है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 3। आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। तो एफी कितने हो गए अब? 3। इधर भी कितने हो गए? 3। एफई के बराबर होने के बाद में एच देखो, एच इधर 2 है, इधर भी 2 है, एच का कुछ नहीं करना। ओ देख रहे हैं, ओ कितने हैं? इतने 4। इसमें कितने आए? 1। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। गुणा कितने का करेंगे? 4। तो 4 लिखना है, तो प्लस, तो लिखा हुआ है 4। आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना। अब दोबारा देखेंगे, एफई 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8। नीचे की संख्या का सामने की से गुणा करना है, मैंने बता भी दिया था। 4 दूनी 8। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 8 करने हैं, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे? 4। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो यहां पर कितना लिखना है? 4। Fe3 हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8। ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, और 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। तो ऑक्सीजन 4 हो गया संतुलित। सभी तरफ यानी कि विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं जो Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी संख्या अभिकारकों में और उत्पादों में बराबर बराबर है। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। नीचे की ओर देखते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। इसको देखिए कैसे संतुलित होगा ये समीकरण। इसको मेथेन कहते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, और R4 जो आपका आएगा कार्बन वाला, उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इधर देखना है आपको, कार्बन कितने हैं? 1 है, अभिकारक हूं, ये अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद है। अभिकारक में कितने हैं कार्बन? 1 है। उत्पाद में भी कार्बन कितने हैं? 1 है, कोई बात ही नहीं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4 है। इधर कितने हैं? 2 हैं। कम किधर है? इधर है। जिधर कम है उधर गुणा करना है, तो 2 तो इसमें लिखे हुए हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का ही, जब तो 4 आएंगे भाई। हाइड्रोजन 4 है, इधर मुझे 4 करना है, लिखा कितना है? 2 है, तो कितने का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे? 2 का, तो 2 आगे लिखना। दोबारा चेक करेंगे फिर, कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इसमें भी 4। ऑक्सीजन इसमें कितना है? 2 है। इसमें ऑक्सीजन 2 तो ये है, और 1 दूनी 2 ये है, कितने हो गए? 4। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? केवल 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से करना है? 2 से, जब आएगा 4। दोबारा चेक कर लो एक बार पूरा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 इसमें, 1 दूनी 2 इसमें 4। हो गया क्लियर। तो मेथेन जब जलाया जाता है, मेथेन एक कौन है? हाइड्रोकार्बन है। पार्ट 4 में आपको बता दिया था, हाइड्रोकार्बन जब भी जलाते हैं, आपको याद रख लो डायरेक्टली, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जब भी जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, याद कर लीजिए, ट्रिक सही है। कभी भी चाहे आप मेथेन जलाएं, चाहे एथेन जलाएं, चाहे प्रोपेन जलाएं, चाहे एल्कोहल जलाएं, चाहे आप श्वसन के लिए जैसे हम
देखते हैं श्वसन में कौन लेते हैं, ग्लूकोज आता है। श्वसन वाले टॉपिक में अपन देखेंगे ग्लूकोज। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ C6H12O6 प्लस O2 जला, तो ये कौन है, ग्लूकोज। भोजन, भोजन से ऊर्जा को, एक वीडियो में मैंने पिछले में बताया था, भोजन से ऊर्जा को अलग करना श्वसन कहलाता है। तो जो भोजन हो गया, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनेगा पता नहीं चल रहा, तो सीधा याद रखो ये कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन कौन हो गया, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा कुछ भी हो, कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन। जलाने के लिए कौन सी है, O2 चाहिए, O2 का ध्यान रखना। तो क्या बनेगा, बिना सोचे समझे लिख दो CO2 प्लस H2O। अब इसको संतुलित कर लो। संतुलित करने में क्या है, C6 है, C1 है, मैंने कहा था एक में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। H कितने हैं, 12 है, इधर कितने हैं, 2, 6 का, ऐसे करते ना। O कितने हैं, 6 हैं, इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर कितने हैं, 6 दूनी 12 हैं, इधर 6 लगा दो, हो गया। कुछ नहीं है, प्लस ऊष्मा निकलती है, इसमें पूरी अभिक्रिया करनी है तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए ये एक तरह से ऊष्मा छेपी भी नाम आएगा, श्वसन के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा यही अभिक्रिया का। और यही अभिक्रिया संतुलित करनी है तो ऐसे करनी है। बात करते हैं एक और अभिक्रिया जो मैंने लिखी है, उसको देखें। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में डालें, और कोई परेशानी हो तो बताएं। MgOH का होल ट्वाइस, HCl तीर का चिन्ह एरो, MgCl2 प्लस H2, ये है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको। ये अपन जो जलन होती है आमाशय में, तब ये एक तरह से एसिडिटी में भी काम आता है, अपन अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल संतुलित कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, सूत्र कैसे बना, इसको पहले समझ लीजिए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोक्साइड की होती है OH-। 9th की चीजें हैं फिर बताएं। तो OH-। अब ये ब्रैकेट इसमें लगा, कहीं में ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन इसमें क्यों लगा, इसमें इसलिए लगा क्योंकि ये एक बहुपरमाणु आयन है। बहुपरमाणु यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। यदि कोई बहुपरमाणु आयन है और उस पर अगर कोई वैलेंसी जाती है तो पहले ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद वैलेंसी लिखी जाएगी। तो इसकी तो 1 है, तो Mg के नीचे 1 को तो लिखते नहीं है, लेकिन OH कोई ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बहुपरमाणु आयन है। और वैसे भी दोनों कैपिटल हैं, आप समझ जाएंगे, दोनों बड़े अक्षर हैं, समझ जाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब समझते हैं, हाइड्रोजन की H+ होती है, Cl की - होती है, तो जे एक है, कट गई दोनों HCl। चलो अब हम करते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित ये वाला कैसे होगा, तो यहां पर सबसे पहले आप जानते हैं मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, दोनों। अब बात करते हैं O की। इसमें देखो ब्रैकेट वालों में कैसे संतुलित करना, ध्यान से समझना। ब्रैकेट के भीतर की संख्या कितनी है O की, 1। बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर सामने की से करना, यानी कि भीतर की संख्या का गुणा पहले बाहर की से करना है, ब्रैकेट के बाहर से, फिर बाहर का। जो बाहर कुछ नहीं तो 1 ही है, तो ऑक्सीजन का 1 का गुणा 2 से, 2 एकम 2। तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। दिख रहा है, तो 1 और बाहर का गुणा 1, 1, 1। अब मुझे करने कितने हैं, 2, इधर ही तो करने हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। दोबारा चेक करेंगे, मैग्नीशियम इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, इधर भी 1 दूनी 2 हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, इसमें कितने हैं, मैंने कहा था 1 का मल्टीप्लाई बाहर से करना है, गुणा 2 हो गए, 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन यहां हो गए 2। 1 ये है, प्लस कितने हो गए, 3। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4, कम है इधर, लेकिन 2 जगह लिखे हुए हैं। अब मुझे किसमें बढ़ाने, यानी कि मल्टीप्लाई इसमें करूं कि इसमें करूं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर ऐसे 2 जगह आ जाए एक ही अभी कारकों में, उत्पाद में एक जैसे प्रतीक, तो आप थोड़ा रुक जाइए और अगले इसमें पहुंच जाइए। अब हाइड्रोजन के अलावा पहुंचते हैं क्लोरीन पे। इसमें क्लोरीन कितनी है,
उसमें क्लोरीन कितनी है? 2। किधर कम है? इधर। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। शुरू से फिर चेक करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, 2 एकम। हाइड्रोजन 2 इसमें, अब हो गए 1 2 2, तो हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4। इसमें हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया संतुलित। जरूरत ही नहीं पड़ी इसको करने की। तो कुल मिलाकर के समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है आप समझ गए होंगे। हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किए जाते हैं। समीकरणों को संतुलित करना बहुत आसान है, यानी कि आपको अगर समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कि कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जल, ये सभी बनते हैं इसमें। तो आप समझ लीजिए, फिर भी कुछ नहीं आए तो पूछिए। धन्यवाद।